नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष राज पुरोहित। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स के इस शेड्यूल में हम प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कैसे निर्धारित होती है की स्टडी करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की वो सिचुएशन है जिसमें मैनी सेलर्स और बायर्स होते हैं, प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, फर्म प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, बात कर चुके हैं इस पर। अब देखिए परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा। इंडस्ट्री में या मार्केट में जहां किसी कोमोडिटी की डिमांड और सप्लाई बराबर होगी वहां इक्विलिब्रियम होगा। तो डिमांड और सप्लाई बराबर होने पर जो प्राइस आता है उसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं, और जो क्वांटिटी आएगी उसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहा जाता है। अब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे डिसाइड होगी, हम एक टेबल लेते हैं और टेबल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहां प्राइस है, मान लीजिए 1 2 3 4 5। यहां डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड डिक्रीज होगी, मान लीजिए 50 40 30 20 और 10। और सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, 10 20 30 40 और 50। अब देखिए जब प्राइस 3 है तो यहां डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो हो गया 3 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई 33 जहां डिमांड और सप्लाई बराबर है। अगर हम इससे पहले इस पार्ट की स्टडी करें, इसका एनालिसिस करें, इसका विश्लेषण करें, तो देखिए डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, D ग्रेटर देन S। डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है। और अगर यहां हम देखें तो डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, तो इसको हम S ग्रेटर देन D भी कह सकते हैं। ये एक्सेस सप्लाई की कंडीशन है। तो इस टेबल से हमने देखा कि प्राइस जब 3 होता है तो वहां डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस 3 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 30 डिसाइड हो गई। इसको अगर हम एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो देखिए यहां प्राइस है, यहां क्वांटिटी है, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। ई पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये क्वांटिटी अगर टेबल के अकॉर्डिंग लेते हैं तो मान लीजिए 30, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस टेबल के अकॉर्डिंग लेते हैं तो मान लो 3 डिसाइड होता है। यहां डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है। अब अगर हम कोई सिचुएशन ऐसी ले, मान लीजिए प्राइस P1 मान लीजिए 5, तो यहां डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में जब सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो यह सिचुएशन एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो जाती है। ऐसी कंडीशन में डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, अनसोल्ड स्टॉक बच जाएगा, और जब अनसोल्ड स्टॉक बच जाएगा तो उसको बेचने के लिए जो प्रोड्यूसर है प्राइस डिक्रीज करेगा, और मार्केट के अंदर अनसोल्ड स्टॉक रहने से प्राइसेस डिक्लाइन करेंगे और वापस ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इस सिचुएशन में क्या था, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड थी, एक्सेस सप्लाई थी। अब अगर कभी ये सिचुएशन हो, मान लीजिए प्राइस कम है, तो यहां देखिए डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है,
तो ये कंडीशन जो है डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, ऐसी कंडीशन के अंदर प्राइसेस इंक्रीज होने की टेंडेंसी होगी और वापस ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो अगर एक्सेस डिमांड है और एक्सेस सप्लाई है तो मार्केट ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और वापस ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ जाता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। अब देखिए परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई में चेंजेज होते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस पर या क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यहां क्वांटिटी है, यहां प्राइस है, ये इनिशियल डिमांड कर्व था, ये इनिशियल सप्लाई कर्व था, ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम था, ओ क्यू क्वांटिटी और ओपी प्राइस था। अब मान लीजिए डिमांड में चेंज होता है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं होता है। तो डिमांड में चेंज दो तरीके से हो सकता है, या तो डिमांड इंक्रीज होगी या डिमांड डिक्रीज होगी। तो अगर हम ये लें कि डिमांड इंक्रीज हो जाती है, सप्लाई सेम है, तो न्यू इक्विलिब्रियम E1 पॉइंट पर होगा, क्वांटिटी Q से Q1 हो गई और प्राइस भी इंक्रीज होकर P1 हो जाते हैं। सप्लाई सेम है, सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, और अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, इस तरीके से। दूसरा, अगर मान लीजिए हम इस तरह से लें, ये सप्लाई कर्व था, ये इनिशियल डिमांड कर्व था, ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, ये प्राइस डिसाइड हो गया। अब अगर डिमांड डिक्रीज हो जाए तो न्यू इक्विलिब्रियम E1 पॉइंट पर होगा, क्वांटिटी डिक्रीज हो गई और प्राइस भी डिक्रीज हो जाते हैं। तो क्या हुआ, अगर सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड डिक्रीज हो गई तो प्राइस भी डिक्रीज हो जाएंगे। इस तरीके से डिमांड के इंक्रीज या डिमांड के डिक्रीज होने का इफेक्ट जब सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई पहले वाली है सेम, तो देखा। अब अगर हम सिचुएशन लें, स्पेसिफिक सिचुएशन लें, मान लीजिए यहां प्राइस है, यहां क्वांटिटी है, सप्लाई अगर परफेक्टली इलास्टिक है, हॉरिजेंटल सप्लाई कर्व है, और डिमांड ये थी, ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम था, ओ क्यू क्वांटिटी और ओपी प्राइस था। अब अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए और सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो न्यू इक्विलिब्रियम E1 पॉइंट पर, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। इट मींस अगर सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक है तो ऐसी कंडीशन में डिमांड इंक्रीज होने पर केवल क्वांटिटी इंक्रीज होती है, प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब एक कंडीशन अगर हम और देखें, यहां क्वांटिटी है, यहां प्राइस है, सप्लाई कर्व वही परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व है, डिमांड ये थी, ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, ओ क्यू क्वांटिटी है। अब अगर डिमांड डिक्रीज हो जाए तो ऐसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम E1 पर होगा, क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस कांस्टेंट है। इट मींस अगर डिमांड डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक है। तो इट मींस सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक होने पर, हॉरिजेंटल होने पर
डिमांड के इंक्रीज या डिमांड के डिक्रीज होने का इफेक्ट, प्रभाव जो है वो केवल क्वांटिटी पर पड़ता है, प्राइस में चेंज नहीं होता है। अब अगर हम एक स्पेसिफिक कंडीशन और देखें, मान लीजिए यहां प्राइस है, यहां क्वांटिटी है। अगर सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक है, ऐसा सप्लाई कर्व है, तो देखिए ये डिमांड कर्व, इनिशियल इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पर ये प्राइस। अब अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए तो न्यू इक्विलिब्रियम ई वन पॉइंट पर प्राइस इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी सेम है। इट मींस अगर सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक है, पूर्णतया बेलोचदार है, तो डिमांड इंक्रीज होने से केवल प्राइस इंक्रीज होता है, क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगर हम इसका सेकंड डायग्राम देखें, यहां प्राइस, सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है, ये डिमांड, इनिशियल डिमांड कर्व है, ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, ये प्राइस है। अब अगर डिमांड डिक्रीज हो जाए तो न्यू इक्विलिब्रियम ई वन पॉइंट पर प्राइस डिक्रीज हो गया। अब देखिए डिमांड डिक्रीज होने से प्राइस डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी सेम है। अगर सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक है तो डिमांड डिक्रीज होने से प्राइस डिक्रीज हो गया, क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं है, क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। तो इसका अर्थ ये हुआ अगर सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक है तो डिमांड में जो चेंज होगा उसका इफेक्ट केवल प्राइस पर पड़ता है, क्वांटिटी पर नहीं पड़ता है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं कि अगर सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक है या सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक है तो डिमांड में चेंज का, डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होने पर प्राइस या क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो यहां से निकल सकते हैं। अब देखिए, अब हम सप्लाई में चेंज का देखते हैं। सप्लाई में भी चेंज दो तरीके से हो सकता है, या तो सप्लाई इंक्रीज होगी और या सप्लाई डिक्रीज होगी। तो पहले हम सप्लाई इंक्रीज का देखते हैं। यहां क्वांटिटी, यहां प्राइस, ये डिमांड कर्व, इनिशियल डिमांड कर्व है, ये इनिशियल सप्लाई कर्व है, ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, ओ क्यू क्वांटिटी, ओपी प्राइस है। अब डिमांड में कोई चेंज नहीं है और अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो न्यू इक्विलिब्रियम ई वन पॉइंट पर आएगा, क्वांटिटी इंक्रीज होकर Q1 और प्राइस डिक्रीज होकर P1 हो गया। अब देखिए, अगर डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई इंक्रीज होती है तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगा और क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये रिजल्ट्स यहां से हमारे पास आते हैं। अब अगर हम इसका सेकंड डायग्राम बनाएं, क्वांटिटी, यहां प्राइस, ये मान लीजिए डिमांड कर्व है मार्केट में, ये मार्केट में सप्लाई कर्व है, ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, ओ क्यू क्वांटिटी और ओपी प्राइस डिसाइड होता है। डिमांड में कोई चेंज नहीं है और अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाए तो न्यू सप्लाई कर्व ये रहा, इक्विलिब्रियम ई वन पॉइंट पर, क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, प्राइस इंक्रीज हो गई। तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास कि अगर डिमांड कांस्टेंट है और सप्लाई डिक्रीज हो जाए तो प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये रिजल्ट्स हमारे पास इस डायग्राम से आते हैं। अब देखिए, वही स्पेसिफिक सिचुएशंस कब, जब डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक हो या परफेक्टली इनइलास्टिक हो और सप्लाई में चेंज हो। तो पहले हम ले रहे हैं कंडीशन जब डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक हो,
यहां प्राइस। अब देखिए इनिशियल सप्लाई कर्व ये था, ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम था, प्राइस ये था। अब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो सप्लाई कर्व चेंज हो गया, सप्लाई इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इट मींस अगर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, सप्लाई इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्राइस सेम रहेगा। अब सेकंड डायग्राम हम इसका बनाएं इस कंडीशन का, तो देखिए क्वांटिटी, यहां प्राइस, डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक है, सप्लाई इनिशियल सप्लाई कर्व ये था, ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, ओ क्यू क्वांटिटी है। अब अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाए तो सप्लाई कर्व चेंज हो गया, क्वांटिटी डिक्रीज, प्राइस सेम है, न्यू इक्विलिब्रियम इवन पॉइंट पर। तो क्या रिजल्ट्स आए, अगर डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक है, सप्लाई डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिक्रीज हो गई और प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है, प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब रिजल्ट हमारे सामने ये आया कि अगर डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक है तो सप्लाई में चेंज का, इंक्रीज या डिक्रीज होने का इफेक्ट केवल क्वांटिटी पर पड़ता है, प्राइस पर नहीं पड़ता है, प्राइस सेम रहता है। इसके बाद देखिए एक और सिचुएशन, अगर डिमांड कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक है तो ऐसी कंडीशन में सप्लाई कर्व ये था, प्राइस ये था, इनिशियल इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पर। अब अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो न्यू इक्विलिब्रियम इवन पर होगा, प्राइस डिक्रीज हो गया, क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। अगर सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है, ऐसी कंडीशन में अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तो प्राइस डिक्रीज होगा, क्वांटिटी सेम रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड डायग्राम अगर हम इसका देखें, क्वांटिटी, प्राइस, अगर डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, ये इनिशियल सप्लाई कर्व था, ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है। अब अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाए तो न्यू इक्विलिब्रियम इवन पॉइंट पर, प्राइस इंक्रीज होकर P1 हो गया। तो अगर डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है और सप्लाई डिक्रीज होती है तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। अब क्या रिजल्ट्स हमारे सामने आए इस एनालिसिस से, विश्लेषण से, कि अगर डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है तो सप्लाई में चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज का इफेक्ट केवल प्राइस पर पड़ता है, क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमने फर्स्ट फेज में डिमांड में चेंज देखा, सप्लाई कांस्टेंट रखी। सेकंड फेज में सप्लाई में चेंज देखा, डिमांड कांस्टेंट रखी। अब अगर डिमांड और सप्लाई दोनों में चेंज हो तब मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखिए यहां क्वांटिटी, यहां प्राइस, ये इनिशियल डिमांड कर्व है, ये इनिशियल सप्लाई कर्व है, ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम, ये OQ क्वांटिटी, ये OP प्राइस। अब अगर डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज होते हैं, डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो कंपैरेटिवली सप्लाई से, तो देखो क्या बनेगा, डिमांड इंक्रीज हुई, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है बट डिमांड से कम। तो न्यू इक्विलिब्रियम इवन पॉइंट पर है, क्वांटिटी इंक्रीज, प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है। देखिए डिमांड इंक्रीज है, सप्लाई भी इंक्रीज है,
डिमांड ज्यादा इंक्रीज है सप्लाई से तो प्राइस इंक्रीज होगा और क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए अगर हम स्कूल लेक्चरशिप, कॉलेज लेक्चरशिप या नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो यहां से हमारे जो मल्टीपर्पज जो क्वेश्चंस हैं वो काफी सारे MSQ यहां से निकल जाते हैं। अब देखिए सेकंड डायग्राम, यहां क्वांटिटी, यहां प्राइस, ये डिमांड, ये सप्लाई, E पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, OQ क्वांटिटी, ये OP प्राइस। अब डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज होते हैं। डिमांड कंपैरेटिवली कम इंक्रीज हुई और सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हो गई तो न्यू इक्विलिब्रियम E1 पॉइंट पर होगा, क्वांटिटी इंक्रीज और प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं। इट मींस डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, बट सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगा और क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब इसका थर्ड सेट अगर हम देखें, यहां क्वांटिटी, यहां प्राइस, ये इनिशियल डिमांड कर्व था, ये इनिशियल सप्लाई कर्व था, E पॉइंट पर इक्विलिब्रियम था, यहां प्राइस। अब डिमांड और सप्लाई इक्वल इंक्रीज हो जाए, डिमांड इतनी इंक्रीज हुई और मान लीजिए सप्लाई भी इसके इक्वल इंक्रीज हो जाए, S1 तो नया इक्विलिब्रियम E1 पॉइंट पर चला जाएगा, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, प्राइस सेम है। इट मींस डिमांड इंक्रीज होती है, सप्लाई भी उतना ही इंक्रीज हो जाए तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। मान लो डिमांड 10% इंक्रीज हुई, सप्लाई भी 10% इंक्रीज हुई तो ऐसी कंडीशन में प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इन तीन डायग्राम में हमने डिमांड और सप्लाई दोनों को इंक्रीज किया। पहले में डिमांड को ज्यादा इंक्रीज किया, दूसरे में सप्लाई को, तीसरे डायग्राम में दोनों को इक्वल इंक्रीज किया। इसी तरीके से हम एक सेट और बनाते हैं जब डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज हो और अलग अलग रेट में डिक्रीज हो, तो वो कैसे बनेगा देखिए। पहला सेट, यहां क्वांटिटी, यहां प्राइस, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, E पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, OQ क्वांटिटी, ये OP प्राइस। अब डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज होते हैं, डिमांड ज्यादा डिक्रीज होगी, सप्लाई कंपैरेटिवली कम डिक्रीज होगी। न्यू इक्विलिब्रियम D1 और S1 से E1 पॉइंट पर क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, प्राइस भी डिक्रीज हो जाते हैं। इट मींस डिमांड डिक्रीज हो रही है, सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, बट डिमांड ज्यादा डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी और प्राइस है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। पहला सेट। अब हम दूसरा सेट बनाते हैं इसका, क्वांटिटी, यहां प्राइस, ये इनिशियल डिमांड कर्व है, ये इनिशियल सप्लाई कर्व है, E पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, ये क्वांटिटी और ये प्राइस। अब देखिए डिमांड भी डिक्रीज होगी, सप्लाई भी डिक्रीज होगी। डिमांड कंपैरेटिवली कम डिक्रीज हुई और सप्लाई ज्यादा डिक्रीज हो जाती है तो न्यू इक्विलिब्रियम
D1 और S1 से E1 पॉइंट पर क्वांटिटी डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज हो गया। क्या आया? डिमांड डिक्रीज, सप्लाई भी डिक्रीज, बट सप्लाई ज्यादा डिक्रीज हो गई। तो ऐसी कंडीशन में क्वांटिटी डिक्रीज और प्राइस है वो इंक्रीज हो गया। मान लो डिमांड तो 10% डिक्रीज हुई और सप्लाई 20% डिक्रीज हो गई, तो ऐसी कंडीशन में प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा, प्राइस की इंक्रीज होने की टेंडेंसी होगी। ये हमारा सेकंड सेट बन गया। अब हम इसका थर्ड देखें। यहां क्वांटिटी, यहां प्राइस, ये डिमांड, ये सप्लाई, ए पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, ओ क्यू क्वांटिटी, ओपी प्राइस। अब डिमांड और सप्लाई इक्वल डिक्रीज होते हैं। ये डिमांड डिक्रीज हो गई और सप्लाई भी इक्वल, डिमांड की इक्वल डिक्रीज हो गई, तो नया इक्विलिब्रियम इवन पॉइंट पर, क्वांटिटी डिक्रीज। प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। इट मींस डिमांड डिक्रीज होती है और सप्लाई भी उतना ही डिक्रीज हो जाए, तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। मान लो डिमांड 10% डिक्रीज हुई, सप्लाई भी 10% डिक्रीज हो गई, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने डिमांड में चेंज, सप्लाई में चेंज, दोनों में चेंज के सेट परफेक्ट कंपटीशन में देखे। अब परफेक्ट कंपटीशन या डिमांड सप्लाई में जो चेंज है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है? तो इसकी दो महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है, सेलिंग प्राइस और फ्लोर प्राइस। जब हम मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की बात करते हैं उसकी, तो दो डायग्राम हमको यहां जरूर समझ लेने चाहिए। पहला मान लीजिए हमने सीलिंग प्राइस को लिया, ये मैक्सिमम प्राइस होता है जो गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है कि इससे ऊपर आप नहीं बेच सकते। तो डायग्राम देखिए किस तरह से बनेगा इसका। यहां है क्वांटिटी, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, दोनों डायग्राम जो भी हम समझने जा रहे हैं। ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, ओ क्यू क्वांटिटी है, ओपी प्राइस है। अब मार्केट फोर्सेस से, डिमांड और सप्लाई से जब गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो ओपी प्राइस और ओ क्यू क्वांटिटी डिसाइड होती है फ्री मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से। अब गवर्नमेंट को लगता है कि प्राइस बहुत ज्यादा है और कंज्यूमर को यहां लॉस हो रहा है, तो गवर्नमेंट एक सीलिंग प्राइस डिसाइड करती है। मान लीजिए ये सीलिंग प्राइस गवर्नमेंट कहती है भी मैक्सिमम प्राइस है, ये अपर लिमिट है मैक्सिमम प्राइस, क्या आप इससे ऊपर अपना प्रोडक्ट है वो नहीं सेल कर सकते, मान लो पी स्टार। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग पहले से कम प्राइस है, ये मैक्सिमम प्राइस जो सरकार ने डिसाइड किया कि इससे ऊपर आप नहीं बेच सकते, तो यहां डिमांड तो ज्यादा है, ये रहा Q1, और सप्लाई कम है, मान लीजिए ये रहा Q2। अब ऐसी कंडीशन में जब डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो ये जो सिचुएशन है Q2 Q1 वाली, ये वाली, ये सप्लाई कहां से करनी पड़ेगी, क्योंकि सप्लाई तो उतनी है नहीं, सप्लाई कम है, प्राइस कम होती, डिमांड ज्यादा है, तो ये सप्लाई फिर गवर्नमेंट करती है अपने कंट्रोल प्राइस पर, अपने बफर स्टॉक में से। तो ये सप्लाई गवर्नमेंट को करनी पड़ती है इक्विलिब्रियम लाने के लिए, जब सरकार मैक्सिमम प्राइस, सीलिंग प्राइस डिसाइड करती है। तो एक चीज ध्यान रखना, सीलिंग प्राइस जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जो मैक्सिमम प्राइस डिसाइड करेगी, वो हमेशा मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि मार्केट प्राइस ज्यादा था, तो वो मैक्सिमम प्राइस डिसाइड करती है कि इससे ऊपर नहीं बेचना। आप कहीं ये नहीं सोच लें कि मैक्सिमम प्राइस उससे इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर चला जाएगा, नहीं, उससे कम रहेगा ये हमेशा। अब सेकंड डायग्राम यही आप समझ लीजिए ताकि इससे आप कंपेयर कर सकें। देखिए फ्लोर प्राइस का, प्राइस, यहां क्वांटिटी,
ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, ओ क्यू क्वांटिटी, ओपी प्राइस। अब मार्केट में डिमांड और सप्लाई से, मार्केट फोर्सेस से ये ओपी प्राइस और ओ क्यू क्वांटिटी डिसाइड हो गई। अब गवर्नमेंट को लगता है कि ये प्राइस कम है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट को लगता है कि ये प्राइस कम है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फ्लोर प्राइस, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, जिसको हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, वो डिसाइड करती है कि फार्मर्स से उनको सही भाव मिल सके, सही प्राइस अपने प्रोडक्ट का मिल सके। तो गवर्नमेंट को लगता है कि ये मार्केट प्राइस कम है, तो गवर्नमेंट ये फ्लोर प्राइस, जिसको आप एमएसपी भी कहते हो, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये डिसाइड कर देती है। तो यहां भी वही बात है कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस या फ्लोर प्राइस हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि मार्केट प्राइस है वो कम मिल रहा था, फार्मर्स को लॉस हो रहा था, तो वो प्राइस इंक्रीज कर देती है, उसको फ्लोर प्राइस कहती है कि भाई इससे नीचे आपको बेचने की जरूरत नहीं है, अगर मार्केट में कोई लेता है तो ठीक है, अदरवाइज गवर्नमेंट परचेज कर लेगी। तो यहां देखिए क्या हुआ, पी स्टार ये फ्लोर प्राइस है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है। अब यहां लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस इंक्रीज होती, डिमांड तो डिक्रीज होगी, और लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग सप्लाई इंक्रीज होगी। अब डिमांड तो इतनी है और सप्लाई इतनी है, यहां क्या है, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, एक्सेस सप्लाई आ गई। तो ये जो Q1 Q2 बच गया, मार्केट में सेल नहीं हुआ, डिमांड कम है, इसको गवर्नमेंट परचेज करती है अपने बफर स्टॉक के लिए। अभी हम देख रहे हैं व्हीट वगैरह के अंदर गवर्नमेंट FCI जो परचेज कर रहा है वो बफर स्टॉक ही है। तो इस प्राइस पर, फ्लोर प्राइस पर, MSP पर गवर्नमेंट परचेज कर लेती है बफर स्टॉक में, और सीलिंग प्राइस की कंडीशन में जब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम हो जाती है, तो इस बफर स्टॉक में से, अपने गोडाउन में से गवर्नमेंट यहां सप्लाई कर देती है। तो ये दो एप्लीकेशंस थी इसकी, सीलिंग प्राइस यानी मैक्सिमम प्राइस, और फ्लोर प्राइस मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ये इस मार्केट पर बेस्ड दो एप्लीकेशन थी। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि इकोनॉमिक्स के बेसिक्स आपके 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेकर नेट की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल और कॉलेज लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अर्थशास्त्र का महत्व है, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। आप इन वीडियो लेक्चर को रेगुलर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि ये एपिसोड, ये शेड्यूल, इसकी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे और आप अपनी जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, वो अच्छे से कर सकें। थैंक यू।